बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आज 9 नवंबर है, शायर मशरक़ इल्लामा मोहम्मद इक़बाल का यौम पैदाइश का दिन। और इस दिन की मुनासबत से इस दिन को जोश व जज़्बे से मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान किया गया। लेकिन इस दिन पर आज हर आँख जो है वो अश्कबार है। और वजह नाज़रीन उसकी ये है कि आज कोयटा में रेलवे स्टेशन पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक ख़ुदकुश हमला आवर ने कोयटा के रेलवे स्टेशन पर ख़ुद को बॉम्ब से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में अब तक की नाज़रीन इत्तलात के मुताबिक या अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 24 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 50 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी बताए जाते हैं। और जो ज़ख्मी हैं उनके बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि कई ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो नाज़ुक है, क्रिटिकल है। अब इसमें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर आँख जो है वो अश्कबार है। आज का दिन यौम पैदाइश इल्लामा मोहम्मद इक़बाल का जोश व जज़्बे के साथ मनाया जाना था, लेकिन इस दहशतगर्दी के वाक़ये ने हर जान को, हर इंसान को, पाकिस्तान के अवाम को अफ़सुर्दा कर दिया है। दुःख मिला है, तकलीफ़ मिली है। और सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, इसमें निशाना कौन बने? आम आवाम बने, मज़दूर बने, गरीब बने, बच्चे बने, ख़वातीन बनी। तो जिसने इस वाक़ये से फ़ायदा तो उठाना था, पता नहीं क्या फ़ायदा उसका हो सकता है, लेकिन इसमें जो जानें गई हैं वो आम लोगों की जानें गई हैं। और इस वाक़ये की अब मज़म्मत भी की जा रही है। वज़ीर आज़म ने की है, कायम मक़ाम सदर पाकिस्तान ने की है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने की है, बाकी चीफ़ मिनिस्टर ने की है। अब वो जो जानें गई हैं, जिन लोगों की अज़ीज़ व अक़ारब, बहन, भाई, रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ है, उन पे क्या बेतरी होगी। दूसरी जो ख़बर नाज़रीन आपके साथ मैंने मुख्तसर सी उसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करनी है। आप जानते हैं कि आज तहरीक इंसाफ सवाबी में अपने सियासी पावर शो का जो है वो इज़हार करने जा रही है। लेकिन इस जलसे का मतलब जो मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, असद कैसर साहब के स्टेटमेंट निकालें और पीटीआई के लोगों के स्टेटमेंट निकालें, तो क्या कहा जाता है कि ये हमारा बुनियादी आइनी हक है। आइन हमें यह हक देता है कि हम एहतजाज करें। लेकिन क्या ये हक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है? पिछले चंद रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं, जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ केपी हुकूमत क्या सलूक कर रही है। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि ये एहतजाज करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन अगर आपके सूबे के अवाम या आपके सूबे के असातिज़ा इस राइट को एक्सरसाइज करें, तो आपकी हुकूमत क्या करती है कि उनके सस्पेंशन लेटर जारी कर दिए जाते हैं। तो ये कॉलो फेल में जो एक तज़ाद है, मैं उसकी निशानदेही भी आपके सामने करने जा रहा था। एक तरफ कहते हैं कि हम अगर एहतजाज करें तो हमारा हक है, लेकिन अगर आपके सूबे में कोई और एहतजाज करे तो उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी पॉइंट आउट करना इंतहाई ज़रूरी थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब को किस मामले पे इनकार किया है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अज़ान शुरू हो चुकी है, मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। अज़ान जैसे ख़त्म होती है दोबारा यहीं से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करना रहेगी कि पिछले दिनों जो वर्कर्स यहाँ पर पीटीआई के एहतजाज में इस्लामाबाद में गिरफ़्तार हुए थे, उनकी गिरफ़्तारी के बाद उन्हें कल रात से रिपोर्ट हो रहा है कि सीएम हाउस पेशावर में बुलाया गया था
और बुलाने के बाद उनके हाथ पर 1,000 रुपये के नोट पकड़ा दिए गए वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की तरफ से। अब वो लोग जो वर्कर्स थे, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकले थे, गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होने के बाद जितने दिन भी उन्होंने जेल में गुजारे, हवालात में गुजारे, वो सीएम के पास जाते हैं तो उन्हें 1,000 रुपये के नोट इनाम में दे दिए जाते हैं। उस पर उन्होंने भी एहतजाज किया कि हम बेलॉज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं, ये 1,000 रुपये दे के हमारी इंसल्ट ना करें। तो ये चीज़ भी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, असद कैसर साहब का स्टेटमेंट आया है कि हम जल्द एक हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा अलाइंस जो है बनाने जा रहे हैं। ज़रूर बनाएं, हुकूमत के ख़िलाफ़ अलाइंस बनाएं, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं, लेकिन अब जो गिट्टे गोडे हैं ना, वो तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के पकड़े हुए हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो गारंटी मांगते हैं, वो गारंटी तहरीक इंसाफ से मिल नहीं रही। तो जब ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो रिजर्वेशंस हैं, वो पार्टी के लोगों ने इमरान खान साहब तक अडियाला जेल में पहुँचाए, तो उसका हल ये निकाला गया कि मौलाना साहब की जो तशवीश या जो रिजर्वेशन है, उसका हल तो फिर ये हो सकता है कि मौलाना साहब जो हैं, उनको अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो मौलाना साहब को ये प्रपोज़ल पेश किया गया, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। परसों जिस खबर की हम बात कर रहे थे कि मौलाना साहब अब ख़ुद मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो अहम सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनको नॉमिनेट किया जाएगा। और ग़ालिबन 4 पॉइंट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ की मौलाना साहब के साथ बातचीत चल रही है, अलाइंस बनाने के हवाले से, इत्तेहाद बनाने के हवाले से। तो आज अखबारात में ये ख़बर जो हम पहले सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे थे, आज अखबारात की ज़ीनत बनी है कि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से मौलाना साहब तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं कामरान मुर्तज़ा, वो जाकर इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले अदालत से इजाज़त लेना भी ज़रूरी होगी। तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और वहाँ से इजाज़त लेके फिर कामरान मुर्तज़ा, हो सकता है कि पार्टी का एक आध और रहनुमा भी उनके साथ हों, 1 हों, 2 हों, 3 हों, तो ये जाके अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे हुकूमत मुखालिफ अलाइंस के मामले पे। लेकिन सवाल ये है कि जो गारंटी मौलाना साहब मांग रहे हैं, क्या वो गारंटी मिलेगी? ये नाज़रीन अपनी जगह पे ये जो सवाल है, इस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो मौजूद है। दूसरी खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि कप्तान पार्टी इमरान खान साहब की पार्टी निशाने पे आ गई, रेडार पे आ गई और ख़तरे की घंटी बज गई। ये नाज़रीन मामला ये है, जो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी का इलेक्शन है। आपको मालूम है कि पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा पेशावर चिमकनी में जाके तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाया, वो इलेक्शन कमीशन ने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। और फिर मामला पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा और फिर वहां से 13 जनवरी का फैसला जो है सामने आता है। और 13 जनवरी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही बरकरार रखती है। अच्छा, उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन उड़ जाता है, फिर तहरीक इंसाफ नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है। अब नया जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ, उससे मुतल्लिक भी इलेक्शन कमीशन के जो सवालात हैं कि ये जो अपना तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक फिर नहीं करवाया गया, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तहरीक इंसाफ में जो है वो खिलाफ वर्जी की है, कानून को और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। अब उस इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन में जो 4 रुकनी बेंच है, जिसको हेड कर रहे हैं मेंबर निसार दुरानी साहब, इस केस की समाअत को 14 नवंबर तक मुलतवी किया गया था। लेकिन आखिरी नाज़रीन जो इस केस में समाअत हुई थी, जिसमें चंद नई दरख्वास्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। और वो दरख्वास्त दायर की थी अकबर एस बाबर ने और पीटीआई के बाकी जो मुनर्रफ कह लें या पीटीआई के मेंबर होने के जो दावेदार हैं। पीटीआई कहती है कि हमने निकाल दिया है, वो कहते हैं कि हमें नहीं निकाला गया, हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स में शामिल हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, उस समाअत में मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया था अकबर एस बाबर से कि क्या आपने खुद से कोई तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है? तो अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करवा रखा। बैरिस्टर गौर पेश हुए। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने हतमी फैसला करने से रोक रखा है।
लेकिन मेंबर इलेक्शन कमीशन ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लिए किसी ख़तरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि मेंबर इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ये जो हालिया तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है, ये करवा तो लिया लेकिन हमारे हुक्म पे नहीं करवाया। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि अब चूंकि 5 साल से अरसा ऊपर हो चुका है, इलेक्शन कमीशन के पास कानून के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत ऐसा कोई अख्तियार नहीं है, आइन और कानून के तहत, कि अब वो पीटीआई को अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। ये जो नाज़रीन ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर अकबर एस बाबर ने भी बात की कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ को ये हुक्म नहीं दे सकता कि पीटीआई अब अपना नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाए। अब इस केस की समाअत में जो दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ आई, उस पर ईसीपी ने यह ऑर्डर किया कि इन दरख्वास्तों की कॉपी जो है वो तहरीक इंसाफ को फराहम की जाए और तहरीक इंसाफ जो है इन दरख्वास्तों के ऊपर आइंदा समाअत 14 नवंबर को अपना जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल करेंगे। लेकिन नाज़रीन बज़ाहिर अब तो 14 नवंबर को समाअत होनी है, फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है और जो भी रिजर्वेशन इलेक्शन कमीशन की हैं उस पर दिफा पीटीआई के लीगल टीम ने करना है, पीटीआई के रहनुमाओं ने करना है। लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि एक ऐसी सूरत हाल जन्म लेने जा रही है जिसके नतीजे में इस बात का ख़तरा, इस बात का ख़दशा मौजूद है कि हो सकता है कि जैसे माजी में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो जमात थी मुस्लिम लीग उकाब, उनका इंतखाबी निशान था आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसको अपना इलेक्शन कमीशन ने डी लिस्ट कर दिया था। यानी जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में थी उस फहरिस्त से निकाल दिया गया था। तो बज़ाहिर जो फ़िज़ा है, जो हालात हैं, वो तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे ही बनते नज़र आ रहे हैं कि शायद अगर इस तीसरे इंटर पार्टी इलेक्शन को ईसीपी की जानिब से एक्सेप्ट ना किया गया तो फिर इलेक्शन कमीशन इस इंतहाई इक़दाम पर भी आ सकता है कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब इसमें हतमी फ़ैसला क्या होता है 14 नवंबर को या फर्दर कार्रवाई क्या होती है, लेकिन हालात नाज़रीन ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए। इसके अलावा नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में आई थी टॉप सिटी के मालकान की तरफ से, मुइज़ की तरफ से, जिस पर काजी फैसल साहब ने ऑर्डर किया था कि इस पर वजारत दिफा इस एप्लीकेशन का जायज़ा लेके फ़र्दर कोई एक्शन या कार्रवाई बनती है तो देख लें इसको, इस दरख्वास्त की फ़ेट क्या है। तो वजारत दिफा ने उस पर जो कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई के नतीजे में ग़ालिबन 12 अगस्त को एक एलामिया जारी किया गया था आईएसपीआर की तरफ से। आईएसपीआर के एलामे में ये कहा गया था एक तो टॉप सिटी के मामले पे साबिक़ डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन सिर्फ टॉप सिटी के मामले पर आईएसपीआर ने नहीं कहा कि हम सिर्फ कोर्ट मार्शल करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो पोस्ट रिटायरमेंट के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं उसकी भी निशानदेही की गई कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ और भी दीगर मामलात पर जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करनी थी, इन्वॉल्व नहीं होना था, लेकिन उनकी तरफ से वो सियासी मामलात में ख़ुद को इंडल्ज किया गया, कुछ सियासी मफादात के लिए या किसी और के सियासी मफादात के लिए। अब हमारे पास नाज़रीन जो खबर है, जो पोस्ट रिटायरमेंट वाली बात है, उस पर तो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब का नाम भी आ रहा है कि इमरान खान साहब भी उस मामले में मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में जा सकते हैं। लेकिन मुझे जो खबर है उसमें ये है कि जो टॉप सिटी का मामला है, जो टॉप सिटी ने फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, जिस पर अब तक की जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के नतीजे में नाज़रीन जो समरी ऑफ एविडेंस है वो फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो प्लेस कर दिया गया है, रिकॉर्ड पे लाया जा चुका है। और उस समरी ऑफ एविडेंस में नाज़रीन एक शहादत, जो एक गवाही जो मुझे मेरे इंतहाई कॉन्फिडेंशियल सोर्स ने बताई है, वो ये है कि फैज़ हमीद साहब के अपने करीबी, जब वो डीजी आईएसआई थे, जब आईएसआई के महकमे में थे, तो जो उनके हमराज से उनके मामलात को जो लेकर चलते थे, वही फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने बयान कलमबंद कराया है, उन्होंने शहादत दी है, शहादत के साथ कुछ मवाद भी पेश किया गया है। तो ये नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब का वाला ये जो चैप्टर है टॉप सिटी वाला, इस पे समरी ऑफ एविडेंस जो है वो प्लेस हो चुका है, रिकॉर्ड पे आ चुका है। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट का जो मामला है उस पर क्या एविडेंस आया है, क्या समरी ऑफ जो है वो एविडेंस तैयार किया गया, इस हवाले से मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है। अगर पता चला तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे।
लेकिन इस व्लॉग में नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।